आज मैं एक्सप्लेन करूंगी चोरी मूवी को। ये मराठी मूवी लपा छपी की रीमेक है जिसे डायरेक्ट किया था विशाल फ्यूरिया ने। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस वजह से आने वाली हर नई फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको जल्दी से मिल पाएंगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक रानी नाम की औरत से जो कि भागती हुई खेत में गिर जाती है। उसके सामने अब 3 बच्चे आकर उसे एक चाकू देते हैं। रानी प्रेग्नेंट थी और वो उस बच्चों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चे को नहीं मार सकती, लेकिन फिर भी उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रह पाता और वो उस चाकू से खुद का ही पेट काट लेती है। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें साक्षी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक एनजीओ चला रही थी। साक्षी के सामने हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लड़कों के साथ खेल खेलना चाहती थी, लेकिन वो लड़के उसे अपने साथ नहीं खिला रहे थे। तब साक्षी उस लड़कों के पास जाकर समझाती है कि लड़कियां हर गेम खेल सकती है। अगले सीन में साक्षी के सामने उसका पति हेमंत उनके ड्राइवर कजला के साथ पहुंचता है। साथ ही हम उसके पीछे एक कार को जाता हुआ देखते हैं जिसमें से कुछ गुंडे टाइप लड़के हेमंत को बड़े गुस्से से घूरते हुए जाते हैं। हेमंत भी उनको देखकर सहमा हुआ सा लगता है, लेकिन तभी कजला नाम का उनका ड्राइवर साक्षी को एक गिफ्ट देता है। हालांकि यहाँ पर एक ड्राइवर अपने मालिक को गिफ्ट दे रहा है, ये बात बहुत ही अजीब है, लेकिन ये बात बहुत गहरी है, ये हमें आगे चलकर पता चलेगी। इस रात जब साक्षी सो रही थी तभी उसकी नींद कुछ आवाजों से टूट जाती है। तो वो आवाज ही थी उन गुंडों की जो कि हेमंत को बहुत ही बेरहमी से पीट रहे थे, और साथ ही में वो गुंडे उसे धमकी देते हैं कि उसने अगर जल्द ही पैसे वापस नहीं किए तो वो उसकी फैमिली को खत्म कर देंगे। साक्षी प्रेग्नेंट थी और साक्षी हेमंत का ये सब हाल देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हेमंत यहाँ पर अपनी सच्चाई बताता है कि उसने बहुत दिन पहले एक आदमी से कर्जा लिया था ताकि वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके, लेकिन उसका जो पार्टनर है वो ही पैसे लेकर भाग गया, जिस वजह से अब सारा इल्जाम हेमंत पर आ गया था। अब हेमंत को ही सारा कर्जा चुकाना था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो गुंडे आकर उसे फिर से पीटने लगेंगे। साक्षी और हेमंत दोनों को भी अपने आने वाले बच्चे की ज्यादा फिक्र थी। अब इन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कजला पहुँच जाता है और कजला यहाँ पर हेमंत को सजेशन देता है कि उसका पास ही में 300 किलोमीटर दूर घर है और वहाँ पर अगर वो दोनों भी जाकर रह लेंगे तो शायद ही कुछ दिनों के लिए वो इन गुंडों से छुटकारा पा सकते हैं और तब तक ये सारी बात नॉर्मल में हो जाएंगी और उन पैसों का भी इंतजाम हेमंत कर पाएगा। हेमंत और साक्षी को और दूसरा चारा ही नहीं था, इस वजह से वो दोनों भी इस प्लान को परफेक्ट मानकर अब कजला के साथ उसके गाँव चला जाता है। उस गाँव के पास पहुँचते ही बीच में खेत था और उसी वजह से कजला उन्हें दूर से ही खेत में का रास्ता दिखाकर चला जाता है। अब यहाँ पर हेमंत और साक्षी उस रास्ते से गुजरते हैं तब ये रास्ता उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि सभी रास्ते सेम थे और उस वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। उस खेत के चौराहे पर जब वो पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर साक्षी थक जाती है, क्योंकि साक्षी तो प्रेग्नेंट थी। उस वजह से हेमंत उसे बिठाकर खुद रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में साक्षी को नींद लग जाती है और जब वो आंखें खोलती है तो रात हो चुकी थी। अब वो बहुत ही घबराई हुई थी और हेमंत को ढूंढ रही थी कि तभी वो एक घर तक पहुंच जाती है जहां पर उसे एक औरत नजर आती है जिसका नाम भानु देवी है। असल में ये कजला की बीवी है और उसी के पीछे हमें इस बार हेमंत भी नजर आता है जो कि यहाँ पर घर ढूंढते हुए पहुंच चुका था। लेकिन जब वो पहुंचा था तब वो फिर से जब साक्षी को लेने गया तब साक्षी वहाँ पर नहीं थी। सेम साक्षी की तरह ही हेमंत उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँच गया था। बात सारी सॉर्ट आउट हो जाती है और शाम को जब वो खाना खाते हैं तब साक्षी उन्हें परोसते वक्त खुद भी खाने के लिए बैठने वाली थी, लेकिन भानु देवी साक्षी को टोकती हुई बताती हैं कि औरतें मर्दों के बाद ही खाना खा सकती हैं। खाना खाने के बाद कजला और हेमंत हमें बाहर बातें करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हेमंत कजला को बताता है कि उसकी फसल बहुत ही अच्छी है। उस पर कजला बताता है कि ये तो सारी भगवान की कृपा है। अब ये भगवान की कृपा से कैसे, इस बात में बड़ा सस्पेंस है कि आगे पता चलेगा। इधर साक्षी भी भानु देवी के साथ खाना खा रही होती है। भानु देवी यहाँ पर साक्षी को बताती है कि वो अगर यहाँ पर नहीं आते तो वो उसके देवर का घर कभी नहीं खोलते, क्योंकि बहुत दिनों से उसके देवर का घर बंद है। अब बाहर आते ही भानु देवी को हेमंत थैंक यू कहता है। उस पर भानु देवी उसे बोलती है कि उसने कजला की भी बहुत हेल्प की, तो वो उसका फर्ज है कि अब वो साक्षी का ख्याल रखेगी। रात को भानु देवी उसके देवर के घर का रास्ता उन्हें दिखाकर चली जाती है। अब ये घर भानु देवी के देवर का था। रात को साक्षी जब सो रही थी तभी उसकी नजर उसके पास की एक खिड़की पर जाती है। वो रूम थी भानु देवी के देवर की। वहाँ पर हम किसी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट को फील कर पाते हैं
है लेकिन जिसे साक्षी नहीं देख पाती और वो उसे इग्नोर कर सो जाती है। सुबह होते ही साक्षी को अपने पति हेमंत के सामने भानु देवी नजर आती है। भानु हेमंत के जख्म पर मरहम लगा रही थी और बाद में वही मरहम साक्षी को देखकर वो बताती है कि वो उसके पति के जख्म पर वो हर रोज ये मलहम लगाया करे। बाद में हेमंत कजला के साथ खेत देखने के लिए चला जाता है। सुबह भानु साक्षी से पूछती है कि यहाँ पर तुम्हें नींद नहीं आई होगी, लेकिन साक्षी जवाब देती है कि नई जगह पर ऐसा अक्सर ही हो जाता है, जिस पर भानु देवी उसे बोलती है कि धीरे धीरे आदत लग जाएंगी। लेकिन साक्षी तो बोलती है कि वो यहाँ पर सिर्फ 1-2 दिन के लिए आई है और साथ ही में साक्षी बोलती है अगर हेमंत जल्दी से पैसे जुड़ा पाया तो वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ पर भानु बहुत ही गुस्से से स्माइल करती है और साथ ही में साक्षी को बोलती है कि यहाँ की औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती, जिस पर साक्षी को ये बातें बहुत ही पुराने ख्यालों की लगती हैं। अगले पल में साक्षी भानु देवी के देवर योगेश्वर के रूम में जाती है, जो कि पूरा का पूरा जला हुआ था और उसे वहाँ पर कुछ बहुत ही गंदी स्मेल आती है। उस वजह से वो जल्द ही उस रूम से बाहर आ जाती है। अब साक्षी अकेले ही खेत देखने के लिए निकल जाती है। पिछली बार की तरह रास्ता ना भटक जाए उस वजह से एक पत्ते से वो एक निशान बनाती है। आगे एक उसे कुआं नजर आता है। जब वो उसमें झाँक कर देखती है तभी पीछे से हेमंत आकर उसे डरा देता है। हेमंत से वो रूठ जाती है। तब हेमंत आकर उसे बताता है कि पैसों का इंतजाम हो चुका है और जिसके लिए उसे अब शहर जाना होगा। कजला के साथ जब तक वो शहर से वापस ना लौटे तब तक वो भानु देवी के साथ ही यहाँ पर रहेगी। हेमंत को वो बोलती है कि वो भी उसके साथ आएंगी, लेकिन हेमंत चाहता था कि वो यही रहे क्योंकि उसका अभी शहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन साक्षी हेमंत की बातों से रूठ जाती है। साक्षी को नाराज देखकर भानु देवी उसके पास पहुंच जाती है और यहाँ पर भानु उसकी नाराजगी दूर करने के लिए एक कहानी सुनाती है कि एक बहुत ही सुंदर पेड़ था जहाँ पर कौवा अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी खुशी जी रहा था। तभी उस पेड़ पर एक काली नागिन आकर उस पेड़ को जहरीला बना देती है और हर रोज आकर वो नागिन कौवे के अंडों को खा जाती थी, जिस वजह से अब कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान होते जा रहा था। दूसरे दिन वहाँ पर एक चिड़िया अपना घर बनाती है। चिड़िया अब उसके घर में खुश थी, लेकिन कौवा अब अपने अंडों को बचाने के लिए एक योजना बनाता है और इस योजना में वो खुद के अंडे चिड़िया के घर में रखकर चिड़िया के अंडे उस कौवे के घर में जाकर रख देती है। हमेशा की तरह नागिन आकर उस कौवे के अंडों को खा लेती है, लेकिन असल में वो कौवे का अंडा नहीं था, वो चिड़िया का अंडा था जो इस कौवे ने चेंज करवाया था। इस तरह से उस कौवे के सारे अंडे अब बच चुके थे और उसी वजह से कौवा अपनी पिछली जैसी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगा। भानु देवी अब साक्षी के बाल बनाती है, हाथों पर उसकी बिंदी लगाती है, जिस वजह से अब साक्षी भी भानु देवी के साथ अच्छा घुलने मिलने लगी थी। इन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। रात को साक्षी को उसके रूम तक पहुंचाकर जब भानु देवी उसका काम करने वापस चली जाती है तब यहाँ पर हम एक बच्चे के प्रेत को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसे झांक कर देख रहा था। असल में ये सारा सीन वो लड़का बहुत देर से देख रहा था जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। अगले सीन में साक्षी हेमंत को बताती है कि अब वो भानु के साथ बहुत कंफर्टेबल है। अब जब तक वो शहर से वापस लौट कर नहीं आएगा तब तक वो भानु के साथ रहेंगी। हेमंत इन बातों से बहुत खुश हो जाता है। अब सुबह होते ही हेमंत शहर में जा चुका था। सुबह होते ही साक्षी खिड़की के बाहर रानी नाम की उसी औरत को देखती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग के सीन में देखा था और साथ ही में हम रानी के पेट पर वो कटा हुआ निशान भी देखते हैं जिसे उसने स्टार्टिंग के सीन में ही अपने पेट को काट देने की वजह से गिर चुका था। तभी भानु देवी वहां पर आकर उस औरत को बहुत ही भला बुरा कहकर उसे डांटने लगती है और साक्षी को अंदर ले जाकर अपने हिस्से की सच्चाई बताती है कि असल में रानी उसकी ही बहू है। उसके 4 बेटे थे और उसमें से जो बड़ा बेटा राजवीर है उसी की पत्नी ये रानी थी और उसके पेट पर जो कटा हुआ निशान है वो उस वजह से है क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तब भानु ने उसे कहा था कि वो खेत में ना जाए, लेकिन रानी ने भानु देवी की ना सुनी और खेत में गिर जाने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और उसी वजह से उन्हें उसका पेट फाड़ कर उसे बाहर निकालना पड़ा, जिसके वजह से वो कट का निशान अभी भी उसके पेट पर मौजूद है। लेकिन जो कहानी भानु ने बताई ये तो गलत थी क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग के सीन में तो हमने कुछ अलग ही देखा। खैर, इसके पीछे की सच्चाई हमें आगे चलकर पता ही चलेगी। लेकिन भानु देवी बताती है कि रानी के बच्चे के मरने के बाद रानी पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसी वजह से रानी उसके बाद फिर कभी बोली ही नहीं। इस हादसे के बाद राजवीर भी इस गांव को छोड़कर चला गया और फिर शहर से वापस वो कभी लौटा ही नहीं। ये सारी कहानी बताकर भानु यहाँ पर थोड़ी सी इनोसेंट हो जाती है। भानु देवी को सैड देखकर साक्षी यहाँ पर भानु देवी को तसल्ली देती है कि साक्षी और उसका आने वाला बच्चा भानु देवी का ही तो है। उस पर भानु देवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद में रानी फिर से वहाँ पर लकड़ियाँ रखने के लिए आती है। तब भानु देवी फिर से उसे भला बुरा कहने लगती है।
भानु अपना काम निपटाने के लिए जब उसके घर की ओर जाती हैं, तभी हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि भानु देवी को झांक कर देख रहा था। भानु देवी के जाने के बाद ही वही बच्चे अब साक्षी के घर की चेन बजाते हैं। वो जो लड़के साक्षी के घर के चेन बजा रहे थे, अब वो साक्षी के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, यानी कि लपा छपी। असल में साक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसे खेलने से मतलब था, क्योंकि वो लड़के तो जैसे मानो उसी के साथ यहाँ पर लपा छपी खेलने आए हो। जब वो लड़के घर के पीछे जाकर छुपने लगते हैं, तब साक्षी भी उनके पीछे पीछे जाती है। लेकिन तभी वहां पर भानु देवी आकर साक्षी को डांटती है कि वो घर के पीछे क्यों गई थी। उस पर साक्षी उसे बताती है कि 3 बच्चे आकर मेरे साथ लपा छपी खेल रहे थे और उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं पीछे जा रही थी। बस इतनी बात सुनकर भानु देवी साक्षी पर इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है कि वो उन बच्चों से दूर रहे, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और बदमाश है। साक्षी को भानु देवी की बातें अजीब लगती है और बच्चों से दूर रहने का क्या मतलब, जिस पर भानु देवी अब डांट कर उसे जवाब देती है कि इसी तरह से रानी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी, अब साक्षी अपनी मनमानी ना करे। साक्षी को भानु देवी की ये बातें बहुत ही ज्यादा अजीब लगती हैं, लेकिन खैर साक्षी जब इस रात सो जाती है तब भानु देवी को हम यहाँ पर उसके बेड के साइड में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस लगती है। जब साक्षी की नींद खुलती है तो वो भानु देवी से बोलती है कि वो यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठी है, जिस पर भानु देवी उसे जवाब देती है कि उसे नींद नहीं आ रही। अगले दिन साक्षी को वही 3 बच्चे दिखाई देते हैं और फिर से उसके साथ लपा छपी खेलने की कोशिश करते हैं। अब साक्षी जब उन्हें ढूंढने जाती है तब साक्षी को इस बार एक रेडियो मिलता है और उस रेडियो में एक लोरी चल रही थी, जिसमें एक बच्ची की आवाज उन लड़कों को बता रही थी कि वो भी खेलने आ रही है। जब साक्षी इस रूम में जाती है तो वहाँ पर इसके पीछे हम एक औरत को एक बच्चे के साथ खड़ा होते हुए देखते हैं। अब साक्षी को ये बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगते हैं और उसी वजह से साक्षी वो वहाँ का रेडियो लेकर चली जाती है। लेकिन तभी बीच में भानु आकर उसे बताती है कि वो उन बच्चों से फिर से भानु अब साक्षी के सामने आकर उसे डांटती है कि वो उन बच्चों से दूर रहे। इस पर साक्षी बोलती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ बच्चे हैं। भानु देवी फिर से रानी का नाम लेकर उसको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है कि रानी यहाँ पर बोझ है वगैरह वगैरह, और अगले ही पल में साक्षी के हाथ में जो रेडियो था उसे लेकर फेंक देती है, जिस वजह से उसके अब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भानु देवी साक्षी को बोलती है कि उसके पेट में एक बच्ची पल रही है और हेमंत बच्ची नहीं बल्कि बेटा चाहता है, जिस पर साक्षी भानु देवी को जवाब देती है कि हेमंत ऐसी सोच का आदमी नहीं है और वो उसे अच्छी तरह से जानती है। इस रात अब हेमंत घर पर आ जाता है और हेमंत साक्षी को बताता है कि अब पैसों का सब इंतजाम हो चुका है, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब साक्षी भी हेमंत को बताती है कि भानु देवी हमसे हमारा बच्चा छीन लेना चाहती है और उसी वजह से उन दोनों को अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब वो दोनों इस रात भाग ही रहे थे कि तभी कजला आकर हेमंत को एक लाठी से घायल कर देता है और साथ ही में भानु देवी साक्षी को बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम एक तांत्रिक को देखते हैं जिसके सामने साक्षी और भानु देवी बैठी होती है। बाद में साक्षी को एक रूम में ले जाकर उसके हाथ पैर वो बांध देती है। अब भानु देवी यहाँ पर अपने हिस्से का सच रिवील करेगी। वो बताती है कि उसके 4 बेटे थे, राजवीर और 3 छोटे छोटे बच्चे। उसका देवर योगेश्वर था और उसके देवर की अभी अभी शादी हो गई थी सुनैनी से। सुनैनी एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। शादी के बाद भानु के तीनों भी बच्चे सुनैनी की बातें सुनने लगे, उसी के साथ वो रहने लगे और जिस वजह से सुनैनी उन्हें गंदी गंदी बातें सिखाने लगी थी और धीरे धीरे कर कर भानु देवी के बच्चे उससे दूर होते जा रहे थे। काफी समय बीता और अब सुनैनी प्रेग्नेंट हो गई थी। भानु और योगेश्वर ने सुनैनी को बहुत समझाया, लेकिन सुनैनी ने एक नहीं सुनी और आखिर में सुनैनी ने अपने ही पति योगेश्वर को मार दिया, उसे एक चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया और भानु के तीनों बच्चों को लेकर एक कुएं में जाकर कूद गई। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ राजवीर ही था। काफी देर बाद में राजवीर की शादी रानी से हुई, जिस वजह से अब सभी खुश थे, मगर आगे चलकर चीजें गलत होने लगी। सुनैनी के स्पिरिट ने इस घर को हॉन्ट कर लिया था और उसी वजह से रानी के पेट में पलने वाले बच्चे को 8 मंथ में ही सुनैनी ने आकर मार डाला। अपना वंश आगे चलाने के लिए राजवीर ने दूसरी शादी की, मगर सुनैनी ने आकर उसकी दूसरी पत्नी के बच्चों को भी मार डाला। राजवीर की तीसरी पत्नी के साथ भी सुनैनी ने ऐसा ही किया। अब भानु ने अपना वंश चलाने के लिए एक तरकीब निकाली और उसी के लिए उसने अपने बेटे राजवीर को शहर भेज दिया, जहाँ पर उसने एक लड़की को फंसाकर उससे अब शादी कर ली है और अब उसकी बहू भी प्रेग्नेंट है, जैसे कि अब साक्षी 8 मंथ की प्रेगनेंसी में है।
और उस तांत्रिक ने उसका हल बताया है कि कोई 8 मंथ की प्रेग्नेंट औरत इस घर में अगर 3 दिन अच्छे से रहती है और वो बच जाती है तो भानु देवी के घर पर जो श्राप है वो मिट जाएगा और साथ ही में सुनैनी की आत्मा भी यहाँ से चली जाएगी। और इसी वजह से अब साक्षी को इस घर में 3 दिन अकेले ही रहना था और अगर वो 3 दिन के बाद यहाँ पर सही सलामत बच जाएगी तो भानु देवी के घर पर लगा हुआ श्राप मिट जाएगा। भानु देवी साक्षी को बोलती है कि तुम्हें बस यहाँ पर 3 दिन ही रहना होगा, जिस वजह से राजवीर का बेटा बच जाएगा। इतना ही कहकर भानु देवी वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम सुनैनी की स्पिरिट को देखते हैं। उसका जला हुआ हाथ अब साक्षी के पेट पर वो रख कर साक्षी को तकलीफ पहुँचाती है, जिस वजह से साक्षी की नींद खुल जाती है। और जब साक्षी अपने पेट पर कुछ जला हुआ सा फील करती है तो हम यहाँ पर अब सुनैनी का हाथ उसके पेट पर देख पाते हैं जो कि पूरा जला हुआ था। साक्षी अब अपने पति हेमंत को ढूंढती हुई पिछले रूम में पहुंच जाती है जहां पर वही रेडियो नजर आता है जो कि इससे पहले भानु देवी ने तोड़ दिया था। अपने आप ही उसमें वही लोरी बज रही थी जिसमें एक लड़की की आवाज थी कि वो भी खेलने आ रही है। साक्षी को ये बहुत ही अजीब लगता है और साक्षी जब दूसरे रूम में पहुंच जाती है तब उसी के सामने वो बच्चे साक्षी को बताते हैं कि वो उसकी बच्ची को ले जाएंगे, लेकिन वो फिक्र ना करे, वो तीनों ही उसकी बच्ची को बचा लेंगे। तभी उन बच्चों को सुनैनी की आवाज़ आती है और वो तीनों भी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वो बच्चे और सुनैनी की प्रीत अब साक्षी को हर जगह पर दिख रही थी कि किस तरह से उन चारों ने भी उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तभी साक्षी को याद आता है कि भानु देवी ने बताया था कि 3 दिनों तक तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा वो सारा तुम्हारा भ्रम रहेगा और तुम्हें सुनैनी की प्रेत से इसी तरह से इस भ्रम से दूर रहकर खुद को बचाना है। अब साक्षी को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। उस वजह से अब साक्षी इस जगह से ही दूर जाना चाहते थे। वो खेत की तरफ फिर से जाती है, लेकिन फिर से उस रास्ते में वो घूमकर खुद भटक जाती है। लेकिन तभी उसे कजला और भानु देवी की आवाज़ आती है जो कि उसे ढूंढती हुई यहाँ पर आने वाली थी। उसी वजह से साक्षी फिर से उसी घर पर चली जाती है जहाँ पर उसे अब अकेले ही 3 दिन बिताने होंगे। जब साक्षी यहाँ पर पहुँच जाती है तब वो अपने सामने प्रेग्नेंट सुनैनी को देखती है और वो दोनों ही मिलकर सुनैनी को जलाकर मार डालते हैं। अब ये सीन देखते हुए ही साक्षी खुद भी जलने लगती है, लेकिन साक्षी अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ उसका एक वहम है। वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी अब उसे पता नहीं था। उस वजह से बहुत घूमने के बाद अब साक्षी को बहुत भूख लगती है, क्योंकि साक्षी तो 8 मंथ की प्रेगनेंसी में थी। वो जाकर किचन में खाना ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आखिर में उसे थोड़े से दाने मिल जाते हैं, जिससे खाते वक्त ये सीन बहुत ही अजीब लगता है कि 8 मंथ की प्रेगनेंसी में भी साक्षी को कुछ खाने को नहीं मिला। उल्टा भानु देवी ने तो कहा था कि वो साक्षी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। छोटी औरत। खैर, अब साक्षी को सुनैनी फिर से बाहर नजर आती है। साक्षी के सामने वही भानु देवी के 3 बच्चे भी बैठे होते हैं, जिन्हें सुनैनी बताती है कि उसके पेट में पलने वाला लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जिस वजह से भानु देवी के तीनों बच्चे और सुनैनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब भानु देवी के कानों पर ये बात गिरती है कि सुनैनी के पेट में पलने वाली बच्ची है, यानी कि छोरी है, ऐसा सुनते ही भानु देवी बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और सुनैनी को बहुत खरी खोटी सुनाती है कि लड़कों की वजह से ही वंश आगे चलता है, और उसी वजह से योगेश्वर को कहकर वो उसकी पिटाई लगवाती है। जब योगेश्वर उसे मार रहा था तभी भानु देवी के तीनों बच्चे आकर सुनैनी के पति को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब योगेश्वर अपनी हद से बाहर जा रहा था तभी वो तीनों बच्चे आकर सुनैनी को एक नाइफ देते हैं। सुनैनी उस चाकू को अपने हाथ में लेकर योगेश्वर को समझाते हैं कि वो उसकी बेटी को ना मारे, लेकिन योगेश्वर अपने ही मनमानी किए जाता है और आगे जाकर अपने आप ही उसी चाकू पर गिर जाता है। और भानु देवी को ऐसा लगता है कि सुनैनी ने ही उसके देवर योगेश्वर को मार डाला, लेकिन असल में बात तो ये थी कि सुनैनी ने उसका कत्ल किया ही नहीं था। सुनैनी बार बार चिल्लाकर बोलती रही कि उसने कुछ भी नहीं किया था। अगले सीन में साक्षी को रानी दिखाई देती है और साथ ही में राजवीर की वो दोनों बीवियां भी, जो कि सुनैनी ने दिए हुए चाकू से अपना पेट काट लेती है। साक्षी ये सारे वाक़े देखने के बाद डर के मारे छुप जाती है, लेकिन बगल के रूम में जो योगेश्वर का कमरा था उससे अब उसे आग निकलती हुई नजर आती है। उस रूम में चली जाती है तब वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और साक्षी बार बार बोले जा रही थी कि सुनैनी की कोई गलती नहीं थी, सुनैनी बेकसूर है। और तभी साक्षी को अपना पेट जलता हुआ फील होता है और उसी वजह से अगले ही पल में वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब उसकी आँख खुलती है तो सुनैनी उसके साइड में जली हुई पड़ी नजर आती है और साथ ही में उस भानु देवी के तीनों बच्चों को भी वो देख पाती है, जो कि अभी भी बोल रहे थे कि वो उस बच्ची को बचा लेंगे।
अब साक्षी यहाँ पर खुद को ऐसा फील करती है जैसे वो प्रेग्नेंट ही ना हो। अब उसका पेट उसे खाली खाली फील होता है और बाहर उसे कचला की आवाज आती है कि लड़कों से ही वंश आगे बढ़ता है। राजवीर के हाथ में अब साक्षी अपनी बच्ची को देखती है, जो कि राजवीर उसकी बच्ची को एक कुएं में जाकर फेंक देता है, जिस पर साक्षी को भानु समझाती है कि ये तो उनकी प्रथा है, जिस वजह से खेती की फसल अच्छी तरह से आती है। जब साक्षी कुएं के अंदर झांक कर देखती है तो वहाँ पर अब उसे बहुत सारे बच्चों की लाश नजर आती है, यानी कि जिनके पैदा होते ही उन्हें यहाँ पर बलि के नाम पर कुर्बान कर दिया। यानी कि साक्षी को ये सभी कुछ सुनैनी दिखा रही थी। सामने अब साक्षी को फिर से वही रेडियो नजर आता है जिसमें वही लोरी चल रही थी, और साथ ही में साक्षी अब भानु के तीनों भी बच्चों को देख पाती है और पीछे अब वो सुनैनी का जला हुआ असली रूप देखती है, जो कि अब साक्षी के सामने बहुत ही ज्यादा चिल्लाकर अपना दर्द जताती है और साक्षी को एक चाकू देती है कि जिस वजह से राजवीर के सभी बीवियों की तरह वो खुद का भी पेट काट ले, और खुद का पेट काट ले इसके पहले वो सुनैनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बच्ची को छोड़ दे, क्योंकि अब वो सुनैनी का दर्द समझ चुकी है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और साक्षी को अब हम यहाँ पर भानु देवी के सामने देखते हैं। भानु देवी तो साक्षी को सही सलामत देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि साक्षी अब 3 दिन हो जाने के बावजूद भी उसके बच्चे के साथ सही सलामत जिंदा है, जिस वजह से राजवीर का बेटा भी अब जिंदा बच पाएगा। साथ ही में अब यहाँ पर हेमंत आकर साक्षी को बताता है कि अब उन्हें यहाँ से जाना होगा, पैसों का सब इंतजाम हो चुका है और अब एक पल भी यहाँ पर रुकने की बजाय वो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन साक्षी अब हेमंत को मना कर देती है और अब साक्षी सबको देखकर ये बोलती है कि यहाँ से अब वो सबके असली चेहरे दिखाकर ही जाएगी। यहाँ पर अब मूवी के सारे पन्ने खुलेंगे। साक्षी अब सारा सच बोलती है कि सुनैनी बेकसूर थी, कि सुनैनी को जब बच्ची होने वाली है ये जब भानु को पता चला तो भानु ने उसके पति योगेश्वर से उसकी पिटाई लगवा दी, और बाद में जब उसके तीनों बच्चे ने उसे बचाने की कोशिश की तब योगेश्वर अपने आप ही उस चाकू पर गिर जाने की वजह से मारा गया। लेकिन सारा इल्जाम भानु देवी ने सुनैनी पर डाल दिया और बाद में सुनैनी को ही जलाकर राख कर दिया। जलती हुई सुनैनी ने जब एक बच्ची को जन्म दिया तब उसी बच्ची को ले जाकर प्रथा के नाम पर उसे भी उस कुएं में जाकर कुर्बान कर दिया। बेचारी सुनैनी अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस कुएं में कूद गई और भानु देवी के तीनों नन्हे बच्चे ने अपनी बेचारी बहन को बचाने के लिए नादानी में ही खुद की जान गंवा दी। यानी कि सच्चाई ये है, ना कि भानु देवी ने बताई हुई बकवास। कजला और भानु देवी साक्षी की सारी बातें झूठी बताते हैं, लेकिन साक्षी अब सारी सच्चाई जान चुकी थी। असल में सुनैनी ने इसीलिए यह सब कुछ दिखाया था ताकि वो अपने हिस्से का सारा सच किसी ना किसी को बता सके। इससे पहले भी सुनैनी ने राजवीर की तीनों भी बीवियों के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसे गलत समझा और खुद का ही पेट काट कर उनकी बच्चियों की खुद से ही जान गंवा दी। लेकिन साक्षी समझदार थी और साक्षी इस बार इस सारी सच्चाई को जाकर बाहर बताना चाहती थी। सुनैनी ने इससे पहले राजवीर के तीनों भी बीवियों के बच्चों को मार दिया, और वो इस वजह से क्योंकि ऐसे ख्यालातों के लोगों के वंश अगर जिंदा रहेंगे तो आगे चलकर यही होता रहेगा। ये सोच आगे ना बढ़ पाए, इसी वजह से सुनैनी इनके वंश को आगे नहीं जाने देना चाहती थी। भानु, राजवीर और कजला के इन सारे विचारों की बातें बाहर ना पहुंचे, इसी वजह से राजवीर की तीनों भी पत्नियों को इन्होंने मिलकर मार डाला था, और रानी इस वजह से बच गई थी ताकि वो बेचारी तो गूंगी हो चुकी थी, तो वो किसी को उसकी सच्चाई क्या बताएगी। उसी वजह से रानी को उन्होंने नहीं मारा था, और एंड में साक्षी को सुनैनी ने नहीं मारा था क्योंकि साक्षी अब सुनैनी का दर्द समझ चुकी थी। अब यहाँ पर एक और शॉकिंग बात हमें पता चलती है कि राजवीर कोई और नहीं बल्कि साक्षी का पति हेमंत ही था। यानी कि राजवीर ने बाहर जाकर शादी की और वो लड़की कोई और नहीं साक्षी ही थी। हेमंत की सच्चाई पता चलने के बाद साक्षी पूरी तरह से टूट जाती है और साक्षी अब ठान लेती है कि वो राजवीर की फैमिली की ये बात जाकर बाहर रखेगी और इनकी फैमिली को सजा दिलवाएगी। फाइनली जब साक्षी वहां से भागने की कोशिश करती है तब वो फिर से उसी खेत के रास्तों में भटक जाती है, लेकिन इस बार भानु देवी की वही तीनों बच्चों के प्रेत उसे नजर आते हैं जो कि साक्षी को सही रास्ता दिखाते हैं। साथ ही में अब साक्षी के पीछे हम रानी को भी देख पाते हैं जो कि अब इस नरक से बाहर जाना चाहती थी, जो कि अब साक्षी के साथ जाकर इस सच्चाई को उसी के साथ रिवील करेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर, सुनैनी की कोई गलती थी ही नहीं, उसने तो अपनी बच्ची को बचाने की जितनी हुई उतनी कोशिश की और मरने के बाद भी उसने अपनी कोशिश बरकरार रखी। असल में कजला और भानु देवी जैसी गंदी सोच रखने वाले लोगों की सोच तो बदलनी ही चाहिए। ये बात तो बहुत ही शर्मनाक है कि लड़कियों को दुनिया देखने से पहले ही लोग मार डालते हैं। ऐसी प्रथा बंद होनी चाहिए और शायद ही इस मूवी का ये एक अच्छा मैसेज था।